चैप्टर 26 बद दिमाग पुलिस वाली। रुद्र उस अपराधी को पकड़वाने का जिम्मा लेता है और उस अपराधी को पकड़ने की कोशिश करने लगता है। आखिर में रुद्र जब उसे पकड़ लेता है लेकिन उसी वक्त वहां पर निकिता भी आ जाती है। अब आगे। यू आर अंडर अरेस्ट, निकिता उस अपराधी से कहती है। निकिता की बात सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी एक आदमी कहता है, इतनी प्यारी बच्ची एक पुलिस वाली है। अबे इस बद दिमाग लड़की को ऑफिसर किसने बनाया? उद्धरण चिन्ह। लेकिन सबसे ज्यादा हालत खराब तो रुद्र की थी। रुद्र यही सोच रहा था कि तभी बस के पास कुछ पुलिस वाले और आ जाते हैं और वो सब निकिता को सैल्यूट करते हैं। निकिता को सैल्यूट करते देख रुद्र समझ जाता है कि निकिता कोई छोटी मोटी ऑफिसर तो नहीं ही है। बेटा रुद्र, इस लड़की की नजर तुझ पर पड़े उससे पहले ही निकल ले यहाँ से, वरना जेल में पक्का 3rd डिग्री मिलेगी। इतना सोचकर रुद्र धीरे धीरे वहां से खसकने लगता है लेकिन तभी निकिता की नजर रुद्र पर पड़ जाती है। ए लड़के, अगर जेल नहीं जाना चाहते तो चुपचाप वहीं रुको, निकिता रुद्र को देखते हुए कहती है। निकिता की धमकी सुनने के बाद रुद्र अपने जगह से हिलने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता। हे ऊपर वाले, आज बस बचा लियो, अमीर बनने के बाद 101 नारियल फोड़ूंगा। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। रुद्र ऊपर वाले इतना कह ही रहा था कि तभी निकिता उस अपराधी को बाकी के पुलिस वालों के साथ रवाना कर रुद्र के पास पहुंच जाती है। मुझे पता नहीं यह कि तुम मेरा मतलब आप एक पुलिस ऑफिसर है, निकिता को अपने पास देखते ही रुद्र कहता है। रुद्र की बात सुनकर निकिता थोड़ा व्यंग के अंदाज में कहती है, ओ तो आपको आखिरकार पता चल गया। अब अगर आपको पता चल ही गया है, इज्जत से बताए, आपको कैसे पता कि इस बस को एक आदमी जलाने वाला है, जबकि मैं भी तुम्हारे पीछे ही थी। निकिता की बात सुनकर रुद्र को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या बोले, लेकिन फिर कुछ सोचकर रुद्र कहता है, असल में मैं एक ज्योतिषी हूं, इसी वजह से मुझे पता। रुद्र इतना ही बोल पाता है कि तभी एक फ्लाइंग पंच उसके चेहरे के बगल से निकलती है। निकिता गुस्से में रुद्र से कहती है, उद्धरण चिन्ह, मेरे साथ फालतू बकवास नहीं, सच बोलो। निकिता की बात सुनकर और उसकी हरकतों को देखकर रुद्र भी थोड़ा गुस्से में आ जाता है, लेकिन फिर भी वो खुद पर काबू रखते हुए थोड़ा चिल्लाकर कहता है ताकि वहां पर मौजूद भीड़ भी उसकी बात अच्छे से सुन सके। मैम, एक तो मैंने अपनी जान खतरे में डालकर इतने लोगों की जान बचाई और ऊपर से आप मुझ पर ही शक करे जा रही है, मुझे ही जेल में डालने की धमकी दिए जा रही है। अगर आप पुलिस वालों का यही रवैया रहा तो फिर भला हम आपका साथ क्यों दे। रुद्र की बातों को सुनकर निकिता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रुद्र कहना क्या चाहता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि आखिर रुद्र क्या करने की कोशिश कर रहा है। निकिता को यह समझ आते ही वो रुद्र को एक पंच मारने ही वाली थी कि तभी उसके कानों में बगल में खड़े लोगों की आवाज पहुंचती है। पहला आदमी बोलता है, देखो तो आजकल के पुलिस वालों को, ये इनकी जिम्मेदारी थी उस अपराधी को पकड़ने की, लेकिन उसे तो ये खुद पकड़ नहीं पाए और जिसने उस अपराधी को पकड़वाया उसे ही जेल में डालने की धमकी दे रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। देखो भाई, यही होता है जब आप किसी को भी कुर्सी देते हो तब। उद्धरण चिन्ह। तभी दूसरा आदमी कहता है। लोगों की बातों को सुनकर निकिता के चेहरे पर जहां गुस्सा आ जाता है वहीं रुद्र के चेहरे पर एक जंग जीत ली हो ऐसी स्माइल छा जाती है। इतना कहकर निकिता वहां से गुस्से में निकल जाती है। तुम्हें तो मैं बाद में देखती हूँ। सिस्टम, आखिर ये निकिता मार्शल आर्टिस्ट के कौन से लेवल पर है? वही रुद्र सिस्टम से पूछता है। 100% इंटरमीडिएट लेवल, लेवल 4। अगर इसने मुझे मारा होता तो मेरे सही सलामत रहने का चांस कितना है? इस नोटिफिकेशन को देखते ही रुद्र सोचता है। 100% हॉस्पिटलाइज्ड। सिस्टम के इस नोटिफिकेशन को पढ़ते ही रुद्र सोचता है, साला तू मेरा दोस्त है या दुश्मन? 100% आपका दोस्त। साला ये सिस्टम मेरा दोस्त कम और मेरा काटने वाला ज्यादा लगता है। इतना सब खुद से कहने के बाद रुद्र वहां से होटल ब्लू डायमंड की ओर निकल जाता है। कुछ देर बाद रुद्र होटल ब्लू डायमंड पहुंच जाता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज मेरा बैंक बैलेंस की अच्छे से लगने वाली है? आपकी बैंक बैलेंस खत्म होने की संभावना 0%। सिस्टम, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि ये इतना बड़ा होटल मुझे फ्री में ही खाना देगा। 100% आपको खाना फ्री में मिलेगा। पर मुझे खाना फ्री में क्यों मिलेगा? क्या मेरा बिल कोई और पे करेगा? 100% आपका बिल कोई और पे करेगा। इतना कहकर रुद्र खुशी से अंदर चला जाता है। तब तो दबा के खाऊंगा। अंदर जाने के बाद रुद्र सीधा विप सेक्शन की ओर जाने लगता है, लेकिन तभी रुद्र से एक लड़की किनारे और उल्टे मुंह कर आकर टकरा जाती है। रुद्र से टकराते ही वो लड़की जोर से एक तमाचा रुद्र के चेहरे पर जड़ देती है। बेशरम खूबसूरत लड़की देखी नहीं कि तुरंत छेड़ने के लिए पहुंच गए। तमाचा जड़ने एक बाद लड़की कहती है। उस लड़की की बात सुन और उसकी हरकत देखकर रुद्र का पारा पूरी तरह से चढ़ने लगा था। जैसे ही रुद्र उस लड़की को कुछ कहने ही वाला था, अचानक से वहां पर एक आवाज पर रौबदार लेकिन किसी जवान इंसान की आवाज गूंजती है। ये सब यहाँ क्या हो रहा है? आखिर कौन है ये लड़की? क्या सच में रुद्र ने उसे छेड़ा है और किसकी आवाज है ये? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैप्टर 27 रोहन का कहर। रुद्र किसी से मिलने के लिए होटल ब्लू डायमंड में जाता है। जब रुद्र उस आदमी से मिलने के लिए जा रहा था तभी रुद्र से लड़की टकरा जाती है। टकराने के बाद लड़की रुद्र को तमाचा खींचकर जड़ देती है। अब आगे। इस तमाचे के लिए रुद्र बिल्कुल भी तैयार नहीं था, जिसके कारण रुद्र को वो लड़की तमाचा जड़ पाई। इस तमाचे से वहां मौजूद सभी लोग रुद्र की तरफ देखने लगते हैं। तभी वहां पर एक रौबदार लेकिन जवान आवाज गूंजती है। ये सब क्या हो रहा है? उद्धरण चिन्ह। इस आवाज को सुनते ही नॉर्मल टेबल पर बैठे बैठे सभी लोग उस लड़के की तरफ देखने लगते हैं। वही रुद्र को ये आवाज बहुत ही जानी पहचानी लगती है। जैसे ही रुद्र अपनी नजर उठता है उसे वहां पर रोहन दिखाई देता है। रोहन जैसे ही रुद्र को वहां खड़ा देखता है वो तुरंत उस लड़की के पास जाता है और थोड़ा नर्म आवाज में पूछता है, आपने इसे थप्पड़ क्यों मारा? रोहन की बात सुनकर और उसके एटीट्यूड को देखकर वहां मौजूद सभी को पता चला जाता है कि रोहन जरूर ही किसी बड़े घराने का बेटा है। ऐसा अंदाजा लगते ही वो लड़की रोहन से बड़े तमीज से कहता है,
ये लड़का खूबसूरत लड़कियों को छेड़ रहा था। उस लड़की की बात सुनने के बाद रोहन कंफ्यूजन में कहता है। इतना कहकर रोहन अपने चारों ओर देखने लगता है। क्या खूबसूरत लड़की? चारों ओर देखने के बाद रोहन उस लड़की से पूछता है, आप कौन सी खूबसूरत लड़की की बात कर रही हो? मुझे तो एक भी नहीं दिखी। उद्धरण चिन्ह, सॉरी, लड़की कहती है। उस लड़की बात सुनने के बाद रोहन को एहसास होता है कि आखिर ये लड़की खूबसूरत कैसे कह रही है। दरअसल वो लड़की खुद को खूबसूरत कह रही थी, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं थी। उस लड़की का वेट देखने से इतना लग रहा था कि रोहन को उन कुर्सियों पर दया आने लगी जिसने इस लड़की का भार उठाया। कुछ देर शांत रहने के बाद रोहन शांति से कहता है, देखो, शायद तुम्हें यहाँ पर कोई गलतफहमी हो रही है, ये लड़का ऐसा कुछ नहीं कर सकता। की बातों को सुनने के बाद वो लड़की पूरी तरह भड़क कर कहती है, रोहन, तुमको कैसे पता कि इस लड़के ने मुझे छेड़ने की कोशिश नहीं की है? उस लड़की की बातों को सुनने के बाद रुद्र को रोहन के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। आखिर इस लड़की ने मुझ पर ये इल्जाम क्यों लगाया है? तभी रुद्र सिस्टम से पूछता है। 100% लोगों का अटेंशन पाने के लिए। सिस्टम के द्वारा दिए गए इस नोटिफिकेशन को पढ़कर रुद्र का भी दिमाग खराब हो जाता है। तभी रुद्र को रोहन की गुस्सैल आवाज सुनाई देती है। मैनेजर, मुझे सीसीटीवी फुटेज देखना है। रोहन के इस हरकत से वहां मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। तभी वहां पर मैनेजर आ जाता है। मैनेजर के आते ही रोहन ही तेज आवाज में कहता है। रोहन की बात सुनकर लड़की रोहन को तंज कहने के तरीके में कहती है, जैसे कि तुम्हारी बात ये मैनेजर सुन लेगा। लड़की इतना बोली ही थी कि तभी मैनेजर का एक आदमी वहां पर एक लैपटॉप लेकर आ जाता है, जिसमें कि कुछ देर पहले का सारा कांड एक वीडियो के रूप में सेव था। होटल की ऐसी हरकत देखकर वो लड़की भी घबराने लगती है, क्योंकि उसे लगा था कि इतने बड़ा होटल कभी भी एक नॉर्मल से कपड़े पहनने वाले के लिए तो अपने रिजर्वेशन कस्टमर से पंगा तो नहीं लेगा। वहीं दूसरी तरफ रोहन के इशारे पर फुटेज चलती है। फुटेज को देखते ही रोहन का पारा पूरी तरह से ऊपर चला जाता है, लेकिन फिर खुद भी खुद को शांत करते हुए मैनेजर को कुछ इशारा करता है। मैम, आप इस होटल में न्यूसेंस क्रिएट कर रही है। बेहतर होगा आप अपना बिल पे कीजिए और यहाँ से निकल जाए, वरना मजबूरन हम पुलिस को बुलाना पड़ेगा। रोहन का इशारा समझते ही मैनेजर कहता है। मैनेजर की बात सुनते ही वो मोटी लड़की सोचती है, अब क्या करूं? सोचा था कि इस गरीब पर छेड़ने का इल्जाम लगाकर होटल वाले से अपना बिल कॉम्पेंसेशन के रूप में माफ करवाऊंगी, लेकिन इस नए लड़के ने आकर मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया। आखिर इस लड़की को अटेंशन किस बात के लिए चाहिए था? वही रुद्र सोचता है। 95% ताकि होटल इसका बिल कॉम्पेंसेट कर दे। 95% ताकि होटल इसका बिल कॉम्पेंसेट कर दे। इस मैसेज को पढ़ते ही रुद्र को समझ में आ जाता है कि आखिर क्यों उसे टारगेट बनाया गया है, क्योंकि उसने ढंग के कपड़े जो नहीं पहने हैं। लेकिन रुद्र अपने गुस्से को अपने अंदर तक ही सीमित रखता है। तभी रोहन से कहता है, रुद्र चल यहाँ से। उद्धरण चिन्ह, रोहन की बात सुनते ही रुद्र वहां से सीधा एक विप टेबल की ओर चलने लगता है। कुछ देर बाद रोहन रुद्र एक इंसान के पास आकर बैठते हैं जिसका नाम विशाल अवस्थी था। रुद्र बैठते ही विशाल अवस्थी को ग्रीट करता है। ग्रीट करने के बाद रोहन दोनों को एक दूसरे से मिलाता है। रुद्र बैठते ही विशाल अवस्थी को ग्रीट करता है। ग्रीट करने के बाद रोहन दोनों को एक दूसरे से मिलाता है। रुद्र, ये है विशाल अवस्थी, मुंबई के सबसे अच्छे बिजनेस हैंडलर्स में से एक। ये तुम्हें बिजनेस के बारे में सब कुछ अच्छे से समझा देंगे और तुम्हारा बिजनेस भी हैंडल करने के लिए अपने किसी आदमी को भी तुम्हें दे सकते हैं। और मिस्टर वीरेन, ये है मेरा दोस्त रुद्र, जो कि बिजनेस फील्ड में आना चाहता है। उम्मीद है कि आप रुद्र को अच्छे से इस फील्ड से अवगत कराएंगे। उद्धरण चिन्ह, रोहन के जाते ही विशाल अवस्थी रुद्र से बात करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि रोहन ने कहा, तुम एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो, राइट? उद्धरण चिन्ह, जी, मेरी मानो तो तुम फिलहाल बिजनेस की फील्ड में मत आओ, क्योंकि अगर तुम फिलहाल बिजनेस की फील्ड में आओगे तो खुद तो बिकोगे, साथ में अपने परिवार को भी बेच दोगे। मैं तुम्हें बिजनेस करने से मना नहीं कर रहा हूँ, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम फिलहाल मत करो, क्योंकि तुम्हारी फैमिली की कंडीशन। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? जी मिस्टर अवस्थी। सिस्टम, ये अवस्थी यहाँ क्यों आया है? क्या ये यहाँ सिर्फ रोहन के कहने पर आया है? 100% रोहन से मिलने के लिए। रोहन से मिलने पर क्यों? उद्धरण चिन्ह, अपने बेटे की वजह से 98%। उसके बाद रुद्र और भी सवाल पूछता है, जिसका जवाब जानते ही रुद्र पूरी तरह दंग रह जाता है। इस मैसेज को पढ़ते ही रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कान छा जाती है और वो टेबल पर से एक ड्रिंक उठाता है और उसे बड़े नजाकत से घूमते हुए अपने चेहरे पर एक शरारती मुस्कान लाते हुए विशाल अवस्थी से पूछता है, अवस्थी सर, आपका बेटा कैसे है? मैंने सुना है कि जिस भी कंपनी को वो संभाल रहा था वो सब। उद्धरण चिन्ह, अवस्थी सर, आपका बेटा कैसे है? मैंने सुना है कि जिस भी कंपनी को वो संभाल रहा था वो सब। उद्धरण चिन्ह, रुद्र की बातों को सुनने के बाद विशाल अवस्थी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्या कहा रुद्र ने जिसे सुनकर विशाल अवस्थी हैरान हो जाते हैं? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैप्टर 28, कंपनी के लिए मैनेजर की तलाश। विशाल अवस्थी, जिसे रोहन लाया था ताकि वो रुद्र को बिजनेस रिक्वायरमेंट के बारे में बात सके, लेकिन ऐशल अवस्थी रुद्र को बिजनेस में आने से पहले ही डिमोटिव करने लगता है। अब आगे, रुद्र अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाते कर बड़े आराम से सामने टेबल पर से एक वाइन की ग्लास को उठाता है और फिर उसी वाइन के ग्लास को देखते हुए रुद्र विशाल अवस्थी से कहता है, मिस्टर अवस्थी, आपका बेटा अब कैसा है? सुना है उसने आज जितनी भी कंपनी के लीगल कामों को संभाला वो सारी कंपनियां डूब गई, या यूं कहे कि लीगली पेपर कंप्लीट ना होने की वजह से सब बंद हो गई। रुद्र के इस बात को सुनते ही विशाल अवस्थी के सिर पर पसीने की कुछ बूंदें आ जाती हैं। कितनी अजीब बात है, आपका बेटा करोड़ों डुबाए, फिर भी उसे मौका मिलना चाहिए, लेकिन वही मुझ जैसे लोग। इतना कहकर रुद्र एक तीखी मुस्कान देता है।
उद्धरण चिन्ह। वैसे अगर मैंने ये बात रोहन रहेजा को बताई कि आपने मुझे कुछ देर पहले क्या कहा तो आपको क्या लगता है वो क्या करेगा, क्या वो आपकी बात मानेगा? रुद्र की बातों को सुनने के बाद विशाल अवस्थी परेशान हो जाता है। दरअसल विशाल अवस्थी मुंबई के एक बहुत बड़े लॉ फर्म के मालिक है। उनका काम उनके क्लाइंट्स के सभी लीगल कामों को देखना होता है। लेकिन विशाल अवस्थी के बेटे ने कुछ दिनों से जितनी भी केसेस लिया, जितनी भी कंपनियों का काम अपने हाथ में लिया, उस कंपनी का बेड़ा गर्क करके रख दिया। जिसके कारण मार्केट में दिनेश अवस्थी के साथ साथ विशाल अवस्थी की नाम खराब होने लगी थी। विशाल अवस्थी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपनी और अपने बेटे की इज्जत कैसे बचाए। तभी उन्हें रोहन रहेजा का ख्याल आता है, जो कि आने वाले वक्त में मुंबई के सबसे रईस परिवारों में से एक का मुखिया बनने का पूरा दारोमदार रखता है। विशाल अवस्थी का सबसे बड़ा कारण रोहन से मिलने का था कि वो किसी भी तरह से अपने बेटे दिनेश को किसी भी तरह से रोहन का पर्सनल लॉयर बना दे, क्योंकि पूरे मुंबई में अगर किसी कंपनी का लॉयर बनना सबसे ज्यादा मुश्किल है तो वो रहेजा परिवार का है। अवस्थी रुद्र से पूछता है, तुम्हें कैसे पता मेरे बेटे के बारे में? कुछ देर पहले। क्या विशाल अवस्थी अपने बेटे को रोहन का लीगल एडवाइजर बनाना चाहता है? 100%। पर क्यों? सिस्टम। क्या विशाल अवस्थी का बेटा अच्छा काम करता है? काम अच्छा 0%, मतलब कि उसका नाम मार्केट में खराब है। नाम मार्केट में खराब 89%। प्रेजेंट। क्योंकि मैं मिडिल क्लास से आता हूँ और मिडिल क्लास में सोच से भी ज्यादा पहले बातें पहुंच जाती है। विशाल अवस्थी का सवाल सुनकर रुद्र मुस्कुराते हुए कहता है। इतना कहकर रुद्र वहां से उठ जाता है। इतना कहकर रुद्र उस विप टेबल के पास से बाहर निकलने लगता है, लेकिन फिर रुद्र पीछे मुड़कर विशाल अवस्थी से कहता है, उद्धरण चिन्ह, सी यू सून मिस्टर अवस्थी। उद्धरण चिन्ह, आप बेफिक्र रहे, आपने मुझसे जो कुछ भी कहा उसके बारे में रोहन को पता नहीं चलेगा। उद्धरण चिन्ह। इतना कहने के बाद रुद्र वहां से बाहर निकल जाता है। होटल से बाहर आने के बाद रुद्र रोहन को एक मैसेज करता है। रोहन, मैंने विशाल अवस्थी से बात कर ली है, फिलहाल मुझे अचानक से कुछ काम याद आ गया है, इसी वजह से मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। इतना मैसेज करने के बाद रुद्र वहां से चला जाता है। वही होटल के अंदर एक कमरे में जहां की लाइट थोड़ी डिम थी, वहां पर एक लड़का एक राजा वाली कुर्सी पर एक पैर चढ़ाकर एक हाथ अपने ठुड्डी के नीचे लगाए अपने दूसरे हाथ से फोन को पकड़े उसमें कुछ देख रहा था। वो लड़का कोई नहीं बल्कि रोहन था और उसके सामने 5 लोग, जिसमें 3 लड़की और 2 लड़के थे, अपने घुटनों पर बैठे थे। अपना फोन साइड रखने के बाद रोहन अपने एक आदमी के तरफ कुछ इशारा करता है। इशारा समझते ही वो आदमी रोहन को एक बंदूक थमा देता है। उद्धरण चिन्ह। पहली और आखिरी बार इज्जत से पूछ रहा हूँ, आखिर रुद्र को थप्पड़ मारने के आइडिया किसका था? सर, उस लड़के को थप्पड़ मारने का आइडिया इस लड़की शीला का ही था, ताकि इस तरह होटल हमारा बिल माफ कर दे। तभी एक लड़का कहता है। लड़का उसी लड़की की ओर इशारा करता है जिसने रुद्र को थप्पड़ मारा था। उस लड़के की बात सुनकर रोहन उस लड़की को घूरने लगता है जिसने रुद्र को थप्पड़ मारा था। उस लड़के की बात सुनने के बाद रोहन अपने आदमियों से कुछ कहता है और फिर वहां से निकल जाता है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि रोहन रहेजा या रहेजा परिवार का असल बिजनेस होटल्स का या ट्रांसपोर्ट का नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड का है। देर बाद रोहन अपने गुस्से वाले चेहरे को साइड में रखते हुए अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए विशाल के पास आकर कहता है, कुछ तो मिस्टर विशाल, कैसी रही आपकी और रुद्र की मीटिंग? बहुत बढ़िया रही, मैंने उन्हें बिजनेस के बारे बहुत कुछ समझाया। ओह, मतलब तब तो आपकी की कंपनी अब से रुद्र का सारा लीगल काम संभालेगी, राइट? तो फिर मेरा दोस्त कौन सी फील्ड में अपनी कंपनी खोलना चाहता है? रोहन के इस बात पर विशाल अवस्थी हिचकिचाते हुए कहते हैं। रोहन, वो दरअसल हमारी बात वहां तक नहीं पहुंची। विशाल अवस्थी की बात सुनकर रोहन थोड़ा गुस्से में कहता है, आपकी बात वहां तक नहीं पहुंची मतलब? दरअसल रुद्र ने अभी तक कंपनी डिसाइड नहीं की है और फिर किसी भी कंपनी को शुरू करने में कैपिटल की भी तो जरूरत होती है। विशाल अवस्थी आगे और कुछ भी कहने वाला था, लेकिन तभी रोहन के फोन पर एक मैसेज आता है। उस मैसेज को देखते ही रोहन वहां से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले रोहन अवस्थी से सख्त लहजे में कहता है, और हाँ मिस्टर अवस्थी, अगर आइंदा आपने रहेजाओ का नाम अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया तो आपके और आपके बेटे के लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहने के रोहन वहां से निकल जाता है। वही रुद्र घूमते घूमते एक पुरानी दवाई की दुकान में पहुंच जाता है। दुकान के अंदर जाते ही रुद्र को एक बूढ़ा व्यक्ति और एक प्यारी सी लड़की दिखाई देती है। रुद्र को आया हुआ देखकर बूढ़ा दुकानदार कहता है, आज इधर कैसे आना हुआ लड़के? उस बूढ़े दुकानदार की बात सुनते ही रुद्र मुस्कुराते हुए कहता है, कुछ नहीं दादाजी, बस वो दवाइयाँ खत्म हो गई थी, तो क्या मैं आपका दवाइयों का रूम इस्तेमाल कर सकता हूँ? हाँ हाँ जरूर, ये भी कोई पूछने की बात है, तुम जब चाहे तब इस्तेमाल कर सकते हो। उद्धरण चिन्ह। बूढ़ा दुकानदार कहता है। इतना कहने के बाद रुद्र अंदर दवाई बनाने के लिए एक कमरे के अंदर चला जाता है। वही बाहर स्नेहा अपने दादा की हरकतों को देखकर अचरज में पड़ जाती है। उद्धरण चिन्ह। धन्यवाद दादाजी। उद्धरण चिन्ह। दादाजी, पिछली बार जब मैंने उसे दवाई बनाने की इजाजत दी थी तब आप कितना शोर कर रहे थे, और आज? अपने पोती की बात सुनकर बूढ़ा मुकेश मक्खन मारने की अंदाज में कहता है, दरअसल वो क्या है ना बेटी, अब मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, जिसके कारण मैं अब ज्यादा दवाइयाँ बना नहीं पाता, तो फिर क्यों ना इसे ही इस कमरे का इस्तेमाल करने दे, इस तरह कुछ हमारी आमदनी भी हो जाएगी। अपने दादाजी की बात सुनते ही स्नेहा अपनी आंखें बड़ी करके अपने दादा को घूरने लगती है। अच्छा, तो फिर दादाजी, कल जो आदमी आया, आपने उसे अपनी दवाई बनाने वाली हांडी इस्तेमाल करने क्यों नहीं दिया? मुकेश हंसकर कहता है, वो क्योंकि कल मैं जवान था। अपनी दादा की बात सुनते ही स्नेहा का मुंह पूरी तरह खुला रह जाता है। कुछ देर बाद रुद्र कमरे से कुछ दवाइयां बनाकर बाहर निकलता है और फिर उस बूढ़े दुकानदार के पास जाकर कहता है, धन्यवाद दादाजी, आपने मुझे फिर से अपनी हांडी इस्तेमाल करनी दी। कोई बात नहीं, वैसे क्या हुआ, आज तुम थोड़े उदास लग रहे हो, ऐसा क्यों? ऐसी कोई बात नहीं है दादाजी, वो तो बस ऐसे ही। अच्छा ये सब छोड़ो, क्या तुमने उसके बारे में सोचा जो मैंने तुम्हें करने के लिए कहा था? उस बूढ़े दुकानदार की बात सुनते ही रुद्र कंफ्यूजन से उसकी ओर देखने लगता है।
कौन सा काम? अरे वही इस दवाई को मार्केट में बेचने का काम। तब जाके रुद्र को याद आता है कि पिछली बार इस बूढ़े आदमी ने रुद्र से कहा था कि अगर ये दवाई मार्केट में आ गई तो ये एक बड़ी सक्सेस होगी। मैंने इस दवाई को मार्केट में लाने के बारे में सोचा तो है दादाजी, लेकिन मुझे कोई ऐसा आदमी नहीं मिल रहा जो कि एक कंपनी को अच्छे से संभाल सके। एक कंपनी बनाना और एक उसे चलाना दोनों अलग अलग बातें हो जाती है। उद्धरण चिन्ह। रुद्र की बात सुनकर बूढ़ा आदमी कुछ सोचते हुए कहता है, ये तो समस्या है, लेकिन शायद मैं तुम्हारी इस समस्या का समाधान। उद्धरण चिन्ह। उस दुकानदार की बात सुनने के बाद रुद्र के चेहरे पर एक खुशी की लहर आ जाती है। आखिर ऐसा क्या कहा उस दुकानदार ने जिसे सुनकर रुद्र के चेहरे पर एक खुशी की लहर छा जाती है? आखिर क्यों रोहन रुद्र के लिए किसी को भी मारने के लिए तैयार रहता है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सब लोग अपनी हाजिरी कमेंट बॉक्स में जरूर लगाना वरना। चैप्टर 29। मैनेजर शिवांगी जोशी। रुद्र को परेशान देख बूढ़ा आदमी रुद्र से उसकी परेशानी पूछता है, जिस पर रुद्र उन्हें एक मैनेजर ना मिलने के बारे में बताता है। अब आगे। रुद्र की बात सुनकर बूढ़ा आदमी कुछ सोचते हुए कहता है, ये तो समस्या है, लेकिन शायद मैं तुम्हारी इस समस्या का समाधान कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। उस बूढ़े दुकानदार की बात सुनने के बाद रुद्र का चेहरा थोड़ा खिल जाता है और उसी खिले चेहरे के साथ रुद्र पूछता है, क्या सच में आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं, मैंने कहा कि शायद मैं ऐसा कर सकता हूँ। दुकानदार की बात सुनने के बाद भी रुद्र अपनी हिम्मत नहीं हारता और उस दुकानदार के आगे कहने का इंतजार करने लगता है। दुकानदार आगे कहता है, जब मैं आर्मी में था तब मेरा एक दोस्त हुआ करता महेंद्र जोशी, उसकी एक बेटी है। इतना सुनते ही स्नेहा बीच में बोल पड़ी, दादाजी आपको बिजनेस के सिलसिले में बात करना है ना कि रिश्ते के बारे में, तो थोड़ा अपना बिल्डअप कम दीजिए और सीधा मुद्दे पर आइए। अपने पोती की बात सुनते ही मुकेश थोड़ा चिड़चिड़े अंदाज में अपनी पोती से कहते हैं, मैं बिजनेस के सिलसिले में ही रुद्र से बात कर रहा हूँ और तू अपनी पढ़ाई कर, इधर सुनना बंद कर। इतना कहने मुकेश रुद्र से वापस कहना शुरू करता है, हाँ तो मैं कह रहा था कि मेरे दोस्त की बेटी जो है वो एक बहुत अच्छी मैनेजर है। अगर वो किसी कंपनी को अपने हाथ में ले ले तो उस कंपनी को ऊंचाइयां छूने से कोई भी नहीं रोक सकता, लेकिन उस लड़की के साथ एक समस्या है। क्या समस्या है दादाजी? रुद्र पूछता है। दरअसल वो लड़की बहुत ही ज्यादा अकड़ू किस्म की लड़की है, वो कभी भी किसी के भी ऑर्डर्स को नहीं मानती है और फिर उसे अपनी कंपनी में काम करने के लिए मानना लगभग नामुमकिन है। मुकेश की बातों को सुनने के बाद रुद्र कुछ सोचने लगता है और फिर मुकेश से कहता है, क्या आपके पास उसका नंबर होगा? नहीं, मेरे पास उसका नंबर तो नहीं है, लेकिन मेरे पास उसके खड़ूस बाप का नंबर जरूर है, मैं एक बार उसे सिर्फ तुम्हारे लिए बात कर सकता हूँ। मुकेश की बात सुनकर स्नेहा और रुद्र दोनों हैरान हो जाते हैं। तभी स्नेहा कहती है, वाह, अब ये भला कैसी दोस्ती हुई, पहले दोस्त बोलो और फिर खड़ूस। अपनी पोती की बात सुनकर बूढ़ा दुकानदार कहता है, अरे बेटी दोस्त ऐसी करो कि तुम्हें कभी अपनी दोस्त की इज्जत ना करनी पड़े। फिर कुछ देर रुककर मुकेश उस नंबर पर कॉल करता है। वहीं दूसरी तरफ बंगलौर के एक बड़े से बगीचे में मुकेश के ही उम्र का आदमी एक जवान लड़की के साथ बैठा हुआ पेपर पढ़ रहा था। तभी उसका फोन बजता है। जैसे ही वो फोन उठाता है, दूसरी तरफ से उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, हेलो महेश जोशी, कैसे हो? आवाज को पहचानने की कोशिश करते हुए महेश कहता है, मैं ठीक हूं, पर तुम कौन? मुकेश मेहरा, नाम काफी है या अपनी आर्मी की रैंक और बैटेलियन नंबर भी बताओ। ये जानते ही कि फोन पर कौन है, महेश जोशी पूरी तरह गुस्से में चिल्लाता हुए कहता है, साले कुत्ते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अब मुझे फोन करने की? महेश जोशी की बात सुनने के बाद मुकेश आराम से कहता है, मुझे फोन करने की जरूरत महसूस नहीं हुई, इसी वजह से नहीं किया। क्यों, तुम्हें कोई दिक्कत है? मुकेश की बात सुनने के बाद महेश को गुस्सा तो बहुत ज्यादा आता है, लेकिन फिर खुद को शांत करते हुए कहता है, अच्छा ये सब छोड़, तूने फोन क्यों किया ये बोल। वो दरअसल मुझे तेरी पोती से एक काम है। इसके बाद मुकेश महेश जोशी को रुद्र के बारे में सब कुछ बताता है। सब कुछ सुनने के बाद महेश जोशी कहता है, ठीक है, मैं अपनी पोती का नंबर भेज रहा हूँ, उस लड़के से कहना मेरी पोती से खुद बात कर लेने के लिए। इतना कहने के बाद महेश जोशी फोन काट देता है। वही फोन कटने के बाद मुकेश रुद्र से कहता है, मैंने बात तो कर ली है, अब देखना है कि क्या उसकी पोती मानेगी। इतना कहने के बाद दुकान में मौजूद सभी लोग महेश जोशी के नंबर भेजने का इंतजार करने लगे। वहीं दूसरी तरफ महेश जोशी के बंगले में एक लड़की जिसकी रंग गोरा, पतली होठ, हिरनी जैसी आंखें, अगर साफ साफ शब्दों में कहें तो किसी हूर की पारी से कम नहीं। उस लड़की का नाम शिवांगी जोशी था। शिवांगी जोशी अपने दादाजी से पूछती है, कौन था दादा जिसे आप इतनी गालियां दे रहे थे? मेरा एक दोस्त था, वो चाहता है कि तुम एक लड़के की कंपनी बनाने में मदद करो। कम ऑन, अब मुझसे बात नहीं कर पा रहे तो अब ये लोग आपको परेशान करने लगे, स्टूपर्ड। अपनी पोती की बात सुनकर महेश थोड़ा सख्त लहजे में कहते हैं, स्टूपर्ड? शिवांगी जिसे तुम स्टूपर्ड कह रही हो, आज उसी के वजह से तुम लोग हो। अपने दादा की बात सुनकर शिवांगी भी गुस्से में आ जाती है, तो दादाजी आप क्या चाहते हैं कि मैं किसी की गुलामी करना शुरू कर दूं? अपनी पोती की बात सुनकर महेश जोशी शांति से कहते हैं, मैंने तुम्हारा नंबर उन्हें भेज दिया, मैं नहीं कह रहा कि तुम उनके साथ काम करो, पर कम से कम एक बार बात कर लो, अगर तुम्हें पसंद नहीं आता है तो फिर कैंसिल। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर महेश जोशी वहां से चले जाते हैं। महेश जोशी के जाते ही शिवांगी का फोन बजता है। अपना फोन उठाते ही शिवांगी थोड़ा सख्त लहजे में कहती है, हेलो। तभी फोन के दूसरे तरफ से आवाज आती है, एक कंपनी खड़ी करनी है, टारगेट 6 महीने के अंदर 100 करोड़ की वैल्यूएशन देनी है, फ्री हैंड जैसे चाहे वैसे काम करो, तुम्हारे काम में कोई दखल अंदाजी नहीं होगी, ऑफर पसंद आया तो कल मुंबई यूनिवर्सिटी के बाहर होटल ब्लू स्काई में मुलाकात होगी, काम करना है तो वेलकम और नहीं करना तो बाय। इतना कहने के बाद रुद्र फोन काट देता है। रुद्र की ऐसी हरकत देख मुकेश मेहरा और स्नेहा मेहरा दोनों पूरी तरह हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी मुकेश मेहरा उस खामोशी को तोड़ते हुए कहते हैं, ये क्या था, तुमने बात किया या क्या क्या किया?
मुकेश मेहरा की बात सुनने के बाद रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कान छा जाती है और फिर रुद्र कहता है, आप ही ने तो कहा था ना दादाजी कि इस लड़की में एरोगेंस बहुत ज्यादा है, तो बस मैंने इसके एरोगेंस पर ही वार किया है। कुछ देर पहले जब रुद्र महेश जोशी का नंबर भेजने का इंतजार कर रहा था तब सिस्टम क्या वो लड़की मेरी कंपनी में काम करने के लिए मानेगी? मानेगी 0%। अगर मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा तो मानेगी। रिक्वेस्ट पर मानना 3%। कितनी घमंडी लड़की होगी पता नहीं। तभी रुद्र को मुकेश की एक बात याद आ जाती है कि उस लड़की में एरोगेंस बहुत ज्यादा है। तभी रुद्र को एक आइडिया आता है और वो सिस्टम से कहता है, सिस्टम अगर मैं उस लड़की के घमंड पर वार करूं तो क्या वो लड़की मुझसे मिलने के लिए आ सकती है? 96% आएगी। इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद रुद्र खुश हो जाता है। क्या शिवांगी रुद्र से मिलने आएगी? क्या रुद्र अपने 100 करोड़ का टारगेट 6 महीनों में पूरा कर पाएगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैप्टर 30। मुकेश मेहरा के कहने पर महेश जोशी अपनी पॉटी का पर्सनल नंबर रुद्र को दे देता है। रुद्र शिवांगी जोशी को फोन लगाकर उसे अपना ऑफर देता है और ऑफर देने के बाद बिना शिवांगी का जवाब सुने को काट देता है। रुद्र के इस हरकत से शिवांगी के ईगो को एक ठेस पहुंचती है। अब आगे। रुद्र के इस हरकत से वहां मौजूद दोनों दादा पोती हैरान रह जाते हैं। तभी मुकेश रुद्र से पूछता है, रुद्र आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? दुकानदार की बात को सुनने के बाद रुद्र मुस्कुराते हुए कहता है, आप ही ने तो कहा था दादाजी कि ये लड़की थोड़ी घमंडी किस्म की है, तो बस मैंने इसके घमंड पर ही वार किया है। तभी स्नेहा बीच में बोलती है, लेकिन अगर शिवांगी ने आने से मना कर दिया तो? ऐसा नहीं होगा, वो लड़की जरूर आएगी क्योंकि उसे मुझे मेरे मुंह पर मना जो करना है। रुद्र की बातों को सुनने के बाद भी स्नेहा और मुकेश को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर ये लड़का सोच क्या रहा है। वहीं दूसरी तरफ बंगलौर में शिवांगी गुस्से में खुद से कहती है, फोन काट दिया, इस लड़के ने मेरा फोन काटा। आज तक मैं सबका फोन काटती आई हूँ और इसने मेरे फोन काटा। इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगी। इतना खुद से कहने के बाद शिवांगी किसी को फोन मिलती है। दूसरी तरफ से फोन उठते ही शिवांगी कहती है, तुरंत मेरी मुंबई की टिकट करवाओ, मुझे आज ही मुंबई जाना है। इतना कहने के बाद शिवांगी फोन रख देती है। वहीं रुद्र भी उस दुकान से निकलकर अपने यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है। यूनिवर्सिटी पहुंचते ही रुद्र अपने हॉस्टल कमरे की ओर जाने लगता है, लेकिन तभी रुद्र को अपने पीछे से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, रुद्र रुको। कहाँ भागे जा रहे हो? उद्धरण चिन्ह। जैसे ही रुद्र पीछे पलट कर देखता है तो उसे वहां पर एक लड़की दिखाई देती है जिसका रंग दूध की तरह सफेद था और ऊपर से उसके खुले बाल उसकी चेहरे की शोभा में चार चांद लगा रहे थे। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि साक्षी थी। साक्षी को वहां देखते ही रुद्र कुछ देर के लिए वो सब भूल जाता है जो कि साक्षी और राहुल ने उसके पीठ पीछे किया और फिर अपने ही ख्यालों की दुनिया में खो जाता है। तभी अचानक से साक्षी रुद्र के सामने आकर अपना हाथ हिलाते हुए कहती है, हेलो, कहाँ खो गए? साक्षी की आवाज सुनने के बाद रुद्र अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है। रुद्र कहता है, हाँ वो मैं दरअसल कहीं खोया नहीं था, मैं तो सिर्फ कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? साक्षी पूछती है। यही सोच रहा था कि आखिर कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। रुद्र का जवाब सुनते ही साक्षी थोड़ा सा कपका जाती है और फिर अपने मन में सोचती है, कहीं रुद्र को मेरे और राहुल के बारे में पता तो नहीं चल गया। नहीं नहीं, फिलहाल ऐसा कुछ भी मेरे और राहुल के भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा। इतना सोचने के बाद साक्षी रुद्र से पूछती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है रुद्र? वो दरअसल मैं अपने एक दोस्त के बारे में सोच रहा था जो कि नासिक में रहता है। मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड ने उस पर उसी के दोस्त के साथ मिलकर उस पर चिट किया और ये जानते ही मेरे दोस्त ने उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया। रुद्र की पूरी बात सुनने के बाद साक्षी को थोड़ा आराम मिलता है। अपने दिमाग को शांत करने के बाद साक्षी रुद्र से कहती है, वैसे रुद्र आजकल तुम मुझे फोन क्यों नहीं करते? अरे करने तो छोड़ो, तुमको फोन पिकअप भी नहीं करते, ऐसा क्यों? उद्धरण चिन्ह। हाँ वो दरअसल अब मैं और भी पार्ट टाइम जॉब करने लगा ही ना, इसी वजह से मुझे वक्त नहीं मिल पाता है। वो सब तो ठीक है पर कम से कम एक बार मुझे याद तो कर लिया करो, तुमसे तो वो भी नहीं होता। साक्षी कहती है, तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें याद नहीं करता? आखिर मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। रुद्र की बातों को सुनने के बाद साक्षी के दिल को एक सुकून मिलता है। उसके बाद रुद्र साक्षी से कहता है, अच्छा साक्षी अब मैं सोने जा रहा हूँ, कल मुझे फिर काम पर जाना है तो मैं जाऊँ? उद्धरण चिन्ह। हाँ हाँ जरूर। साक्षी से इतना सुनने के बाद वहां से चला जाता है। वहां से निकलते ही रुद्र सिस्टम से कहता है, सिस्टम क्या साक्षी को अभी भी मुझ पर शक है? तुम पर शक 0%। इस नोटिफिकेशन को पढ़ते ही रुद्र एक राहत की सांस लेता है। आज तो बाल बाल बच गया, अगर साक्षी को और ज्यादा शक हो जाता तो फिर मेरे लिए समस्या खड़ी हो जाती। इतना सब खुद से कहने के बाद रुद्र अपने कमरे में चला जाता है। वहीं पीछे साक्षी को इस बात से राहत हुई कि रुद्र को उस पर कोई शक नहीं है, लेकिन वहां पर कोई और भी था जो कि रुद्र और साक्षी की बातों को सुन रहा था। उनके बातों को सुनने के बाद वो आदमी गुस्से से भर जाता है। कुछ देर बाद रुद्र अपने कमरे में पहुंच जाता है जहां पर उसे रोहन थोड़े गुस्से में दिखाई देता है। रोहन को गुस्से में देखकर रुद्र पूछता है, क्या हुआ, तू इतने गुस्से में क्यों है? रोहन बिना बात को ज्यादा घुमाए रुद्र से पूछता है, क्या तू जो कुछ भी कर रहा है वो सब साक्षी के लिए कर रहा है? रुद्र थोड़ा सोचते हुए कहता है, सच कहूं तो सब कुछ नहीं, लेकिन ये सच है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो सब साक्षी के लिए ही कर रहा हूं। रुद्र का जवाब सुनने के बाद रोहन का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है और फिर गुस्से में चिल्लाकर कहता है, रुद्र क्या तू पागल हो गया है? जिस लड़की ने तेरे साथ इतना बुरा किया, तुझे धोखा दिया, फिर भी तू उस लड़की के लिए ये सब कर रहा है, आखिर क्यों? क्या तुझे साक्षी इतनी पसंद है? रोहन का सवाल सुनने के बाद रुद्र थोड़ा देर रुककर रोहन से कहता है, रोहन मैं ये सब साक्षी के लिए कर रहा हूँ और ये सच है क्योंकि। रुद्र की बात सुनने के बाद अचानक से ही रोहन के चेहरे का गुस्सा एक बड़ी सी मुस्कान में बदल जाती है। आखिर ऐसा क्या कहा रुद्र ने जिसके कारण रोहन जो पूरे गुस्से में था अचानक से मुस्कुराने लगता है? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।
इसी प्रकार का वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें।